Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is very important topic from the blood module, that is secondary hemostasis. So far we have discussed about the primary hemostasis in our previous lecture. हमने डिस्कस किया कि प्राइमरी हीमोस्टेसिस जो है उसमें बेसिकली प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होती है और वेस्कुलर स्पैज्म होता है. लेकिन विदाउट मूविंग फॉरवर्ड हम एक बेसिक सा आइडिया रिपीट कर लेते हैं जो हमने अभी तक डिस्कस किया है हीमोस्टेसिस के बारे में, कि जब कभी कोई वेस्कुलर इंजरी होती है तो मल्टीपल स्टेप में हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है. उसमें प्राइमरी हीमोस्टेसिस भी होती है और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस भी होती है. प्राइमरी हीमोस्टेसिस में वेजो कंस्ट्रिक्शन या जिसको वेस्कुलर स्पैज्म कहते हैं वो होता है, और साथ ही साथ प्लेटलेट की एक्टिवेशन से हमारे पास प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन होती है. प्लेटलेट जो ही एक्टिवेट होते हैं वो वॉन विली बैंड फैक्टर रिलीज करते हैं और फिब्रिनोजिन रिलीज करते हैं, जिससे प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन होती है. क्लियर? दिस थिंग वी हैव डिस्कस इन आवर प्रीवियस लेक्चर. Okay, so today we have to discuss about the secondary hemostasis. और secondary hemostasis में हम देखेंगे कि जो ही वेस्कुलर इंजरी होती है उस दौरान टिश्यू फैक्टर रिलीज होता है जो कि कोएगुलेशन कैस्केड को स्टार्ट करता है. इसी में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे आते हैं जो कि बेसिकली इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं. अच्छा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज कि हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली जो है वो कैस्केड को प्रिवेंट भी किया जाता है, इस क्लॉटिंग कैस्केड को. अगर इस क्लॉटिंग कैस्केड को प्रिवेंट ना किया जाए तो अल्टीमेटली आपका ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होगी. नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर वो कैपिलरीज के अंदर स्टक कर जाएगी और अल्टीमेटली इस्कीमिया हो जाएगा टिश्यू का. तो नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर एंटी थ्रोम्बोटिक कंट्रोल मैकेनिज्म मौजूद होता है कि जब जरूरत होती है क्लॉट फॉर्मेशन की वेस्कुलर इंजरी के वक्त सिर्फ तभी क्लॉट फॉर्मेशन हो. नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम क्लॉट फॉर्मेशन को रोकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो ब्लड क्लॉट जो है वो कैपिलरीज के अंदर फंस जाए और अल्टीमेटली इस्कीमिया करा दे टिश्यूज को ऑक्सीजन और ब्लड की डिलीवरी को कम कर दे. क्लियर? सो ये नॉर्मली एंटी थ्रोम्बोटिक कंट्रोल मैकेनिज्म्स काम कर रहे होते हैं. इन्हें हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, बट टुडे वी विल बी फोकसिंग ऑन द सेकेंडरी hemostasis and the coagulation cascade. So finally जब coagulation cascade होगा, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे बनेगा, उससे हमें जो रिलीज होगी चीज दैट विल बी थ्रोम्बिन. एक प्रोथ्रोम्बिन सब्सटेंस बनेगा जिसको हम एक्टिवेट करके थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेंगे, और थ्रोम्बिन जो है वो फिब्रिनोजिन को एक्टिवेट करके फिब्रिन बनाएगा. और ये जो फिब्रिन है ये अल्टीमेटली ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, और फिर हम प्लाज्मिन की मदद से फिब्रिनोलाइसिन करेंगे और क्लॉट को डिग्रेड करेंगे वंस द ऑल द प्रोसेसेस हैव बीन कंप्लीटेड. एंड दिस थिंग विल आल्सो बी डिस्कस्ड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. आज हमने जो चीज डिस्कस करनी है वो ये कोएगुलेशन कैस्केड, एक्टिवेशन ऑफ द थ्रोम्बिन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द फिब्रिन एंड द ब्लड क्लॉट है. आज के लेक्चर में हम बेसिकली ये समझेंगे कि प्लेटलेट एक्टिवेशन के बाद जो प्लेटलेट प्लग बना था ये तो एक थोड़ी देर के लिए ही ब्लड की फ्लो को और ब्लड के लॉस को रोक सकता था. जब हमने परमानेंट ब्लड लॉस को रोकना हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम तो हम जोन से मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं दैट आर कोएगुलेशन कैस्केड. फिर हम वहां से थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करके ब्लड क्लॉट बनाते हैं. सो आज हमने इसी ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन को समझना है, जिससे जो नेक्स्ट मैकेनिज्म है कि किस तरीके से वे ब्लड क्लॉट को तोड़ा जाता है या रिट्रैक्ट किया जाता है, डिग्रेड किया जाता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिकवरी, वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. क्लियर? ओके. सो वंस अगेन सेकेंडरी हीमोस्टेसिस का एक बेसिक सा फ्लो चार्ट आपसे अगर कोई पूछे तो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में क्या कुछ होता है. क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाते हैं, और अल्टीमेटली जो प्रोथ्रोम्बिन होता है उसे हम थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं, और वो थ्रोम्बिन जो है वो फिब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है जिससे फाइब्रिन थ्रेड्स बनते हैं. फाइनली फाइब्रस टिश्यू या जिसको ब्लड क्लॉट कहते हैं वो बनता है, और जब रिकवरी हो जाती है उसके बाद हम उस क्लॉट को रिट्रैक्ट कर देते हैं और रिमूव कर देते हैं. क्लियर? So this is the normal flow chart of the secondary hemostasis. Clear? So आज हम जो डिस्कस करेंगे वो यहां तक डिस्कस करेंगे. जो नेक्स्ट क्लॉट रिट्रैक्शन का फिनोमिना है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होगा. क्लियर? Okay, so let's start with the basic idea of the clotting factors. So clotting factors basically proteins होती हैं, clotting proteins होती हैं कि जिन्होंने इस कैस्केड फिनोमिना को एक्टिवेट करना होता है और इसको कंप्लीट करके प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाना होता है.
यूं समझ लें ये वो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं कि जिनका काम ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करना है, ये क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करती हैं ये प्रोटीन्स, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड क्लॉटिंग फैक्टर और कोएगुलेशन फैक्टर। अब कोएगुलेशन फैक्टर की बात करें तो इनके नेम जो है नंबर रखे गए और इनके स्पेसिफिक नेम रखे गए डिपेंडिंग अपॉन देयर ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। जो फैक्टर सबसे पहले डिस्कवर हुआ उसे फैक्टर 1 कह दिया गया, जो दूसरे नंबर पे डिस्कवर हुआ उसे फैक्टर 2 कह दिया गया। इसी तरीके से तकरीबन 13 फैक्टर्स जो हैं वो हमने डिस्कवर किए। बाद हमें ये पता चला कि जो छठा फैक्टर है वो बेसिकली दूसरे फैक्टर्स का कंपोनेंट है, वो कोई अलग से फैक्टर नहीं है। सो हमने 13 न्यूमरल्स या 13 नंबर असाइन किए हुए हैं, लेकिन टोटल फैक्टर्स की तादाद आज के वक्त में 12 है। सो ये 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जिनको हम यूज करके क्लॉटिंग कैस्केड को एक्टिवेट करते हैं, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे चलाते हैं, जहां से हम प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाएंगे या प्रोथ्रोम्बिन बनाएंगे, उसे प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करके फिर थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? अब ये बात आपने याद रखनी है कि जो फैक्टर 6 है वो सब्सिक्वेंटली ये देखा गया कि दूसरे फैक्टर का पार्ट है या किसी और फैक्टर का पार्ट है, वो बजाते खुद एक फैक्टर नहीं है। सो आपको नंबर्स की तादाद में तो क्लॉटिंग फैक्टर 13 तक मिलेंगे, लेकिन एक्चुअली जो क्लॉटिंग फैक्टर 6 है वो गायब है। सो 6 क्लॉटिंग फैक्टर कोई है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। इनिशियली डिस्कवर हुआ, इसको नाम भी दे दिया गया, नंबर भी दे दिया गया, लेकिन लेटर ऑन पता ये चला कि बेसिकली ये दूसरे फैक्टर्स की हेल्प करता है, ये बजाते खुद कोई फैक्टर नहीं है। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है रट्टामार चीज, इसको आपने क्रैम करना है, क्लॉटिंग फैक्टर का नाम और उनका नंबर। आपको पता होना चाहिए कि क्लॉटिंग फैक्टर 1 का क्या नाम है, 2 का क्या नाम है, 3 का क्या नाम है, 4 का क्या नाम है। और ये थोड़ी सी चीज जो है वो बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग होती है, इसको मेमोराइज करना डिफिकल्ट होता है। सो आई हैव कम अप विद अ निमोनिक। यू जस्ट हैव टू मेक अ स्टोरी कि क्रिसमस का त्यौहार था और क्रिसमस के त्यौहार पे कुछ जो फुलिश लोग थे, पागल लोग थे, वो लार्ज स्लोप्स को जो है वो क्लाइंब करने की कोशिश कर रहे थे, और उनमें से अक्सर लोग जो हैं वो बूढ़े थे और बेचारे गिर गए। अल्टीमेटली वो उन लार्ज स्लोप्स को, पहाड़ों को ना चढ़ पाए। तो ये सिंपली आपने जो है वो स्टोरी बना ली, और इस स्टोरी से आपने इंग्लिश में एक लाइन बना ली कि फुलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लार्ज स्लोप्स एट क्रिसमस, के क्रिसमस के त्यौहार पे जो फुलिश पीपल थे उन्होंने लार्ज स्लोप्स को क्लाइंब करने की कोशिश की। क्लियर? एंड नेक्स्ट आपने अगली लाइन जो याद रखनी है, सम पीपल वर फॉलन, वो आगे हम नेक्स्ट लाइन में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अभी जो है हम पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। सो आपने पहले क्लॉटिंग फैक्टर तरतीब से उनका नाम लिख लेना है, 1 2 3 4 5 6 चूंकि यहाँ नहीं है, मैं पहले डिस्कस कर चुका। 6 जो है वो पहले इंडिपेंडेंट कंसीडर किया जाता था, लेकिन आज के दौर में इसकी कोई स्पेसिफिक हैसियत नहीं है। क्लियर? सो आपने 6 जो है वो दरमियान से छोड़ देना है। नेक्स्ट 7 8 9। क्लियर? ओके। सो अब इसके नाम जो है वो निमोनिक से हम जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। जो क्लॉटिंग फैक्टर 1 है यानी फुलिश, दैट इज फिब्रिनोजिन, पिपल से प्रोथ्रोम्बिन, ट्राई से टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्लाइंब से कैल्शियम। जो क्लॉटिंग फैक्टर 5 है लार्ज से लाइबल फैक्टर, इसका दूसरा नाम जो है वो प्रो एक्सिलरिन भी है। जो 7 है दैट इज स्लोप्स आर स्टेबल फैक्टर, प्रो कन्वर्टिन। एट से आपको याद आएगा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एंड 9 जो है दैट इज क्रिसमस फैक्टर। सो आपने इस तरीके से ही इनको याद रखना है कि क्लॉटिंग फैक्टर 1 जो है वो फिब्रिनोजिन है, 2 का नाम प्रोथ्रोम्बिन है, 3 का नाम टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है, 4 का नाम कैल्शियम है, 5 का नाम लाइबल फैक्टर है, 7 का नाम जो है वो स्टेबल फैक्टर है, 8 का नाम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है, और 9 का नाम क्रिसमस फैक्टर है। Again, I am telling you, sometime examiners give you a question, enumerate all the 13 clotting factor along with their name, और ये पूरे 5 नंबर का सवाल आ जाया करता है। although it's a cramming based question, but you have to cram with the help of the mnemonic. So again, fibrinogen, prothrombin, tissue thromboplastin, calcium, liable factor, stable factor, anti-hemophilic factor, Christmas factor, you can just memorize with the help of a mnemonic. Foolish people try climbing large slopes at Christmas. Clear? Okay, once you have memorized this thing, let's move to the next. Clotting factor 10, 11, 12, 13 किस तरीके से याद करेंगे? Some people have fallen, कुछ लोग गिर गए। Clear?
सो इससे आप याद रखेंगे कि क्लॉटिंग फैक्टर 10 इसको स्टॉर्ट फैक्टर कहते हैं, 11 को प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट कहते हैं। पहले हमने टिश्यू भी पढ़ा था, वो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन था, ये प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन है। 12 को हम हीगमैन फैक्टर कहते हैं और 13 को फिब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। सो ये सिंपली आपने इसको निमोनिक से याद कर लेना है। इसको याद करने की यही एक ट्रिक है, नो अदर प्रोसेस के जिससे आप इनको याद करें, बट आपको ये जिस तरीके से भी याद करने हैं याद होने चाहिए, बिकॉज दिस इज द you can say one of the favorite question of the examiners. If not in the written exam, they must ask in you viva. आपसे वाइवा में सवाल पूछा जाता है, जी बताएं कि 13 क्लॉटिंग फैक्टर कौन से हैं और उनके नाम क्या हैं। I still remember when I was a student of the first year MBBS, I was being asked this question by the external viva panelist. He asked me that tell me the name of the 13 clotting factors along with their name, along with their number. So that was a difficult question for those who haven't learned with the help of a mnemonic, but that was an easy busy thing for me. Thanks to this mnemonic that I memorized all the names and all the numbers. Clear? Okay, so let's move to the main thing which we have discussed. But before this, we have to discuss another important concept, that is vitamin K dependent clotting factors. याद रखें कुछ क्लॉटिंग फैक्टर ऐसे हैं कि जिनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और एक्टिवेशन के लिए हमें विटामिन के की जरूरत होती है। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले हम विटामिन के के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कोएगुलेशन। आल्दो आप इसको विटामिन मॉड्यूल के अंदर, मिनरल मॉड्यूल्स के अंदर जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट मॉड्यूल के अंदर, न्यूट्रिशन मॉड्यूल ऑफ बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं डिटेल से, बट जो चीजें फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है फॉर कोएगुलेशन उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, विटामिन के को विटामिन के कहते ही इस वजह से हैं क्योंकि कोएगुलेशन में हेल्प करता है। जो जर्मन वर्ड है कोएगुलेशन, नॉर्मली हम सी से कोएगुलेशन लिखते हैं, लेकिन जर्मन वर्ड में इसको के से लिखा जाता है। सो इस वजह से इसे कोएगुलेशन के यानी विटामिन के का नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि ये बहुत सी प्रोटीन की एक्टिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। और वो कौन कौन से हैं जो अभी हमने क्लॉटिंग फैक्टर डिस्कस किए हैं, उसमें क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10 ये विटामिन के डिपेंडेंट है। अब ये भी चीज बहुत से बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग होती है कि भाई हम किस तरीके से ये याद करें कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो विटामिन के डिपेंडेंट है। बहुत आसान सा तरीका, आप जो है ना उर्दू की एक लाइन याद रखें, 2 के साथ 9 और 10, यानी जो है वो 2 फ्रेंड है और उनके साथ जो नावा और 10वां फ्रेंड है, नावा और 10वें रोल नंबर वाला बच्चा वो आके बैठ गया है। तो इस तरह याद रखें, 2 के साथ 9 और 10 बैठ गया, जैसे भी आप याद करना चाहते हैं। 2 के साथ 9 और 10, 7 से आप 7 याद कर लें, 7 याद कर लें। So factor 2, factor 7, factor 9 and factor 10, these are the vitamin K dependent. Clear? And this is also a favorite viva question of the examiners, to tell the name of those factors who are vitamin K dependent. You should know 2 के साथ 9 और 10 यानी vitamin K जो है वो किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है, फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10 के लिए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट जो कुछ और प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन सी एंड एस, दैट आर नॉट टू मच इंपॉर्टेंट फॉर द कोएगुलेशन डिस्कशन। अल्टीमेटली आप जो है वो इन्हें डिस्कस करते हैं अपने बायोकेमिस्ट्री के अंदर, लेकिन मैंने वैसे जनरल आइडिया देने के लिए बता दिया कि प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस जो है ये भी वेरियस डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं हमारी बॉडी के अंदर। इनका बोन की रिजॉर्प्शन वगैरह के अंदर रोल होता है, आप इसे बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल ऑफ दैट। हमारे जो कंसर्न चीज थी दैट वाज दीज फैक्टर्स, 2 के साथ 9 और 10 यानी फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10। क्लियर? ओके, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं जी विटामिन के के यूजेस क्या है। नंबर 1 कि एक तो विटामिन के जो है वो कोएगुलेशन के अंदर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तब यूज हो पाएगा अगर लिवर जो है वो विटामिन के को जो है प्रोड्यूस कर सके, विटामिन के को अब्सॉर्ब कर सके। अगर विटामिन के की प्रॉपर अब्सॉर्प्शन नहीं होगी तो फैक्टर 2, 7, 9 और 10 जो है ये प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे और प्रॉपर्ली एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। अब विटामिन के जो है वो कहाँ से मिलता है, प्लांट से और एनिमल से, और जो नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा है यानी हमारी जो इंटेस्टाइन है इसमें भी बहुत बैक्टीरियाज मौजूद हैं जो कि विटामिन के की अब्सॉर्प्शन में हेल्प करते हैं।
तो ये चंद फैक्टर आपको याद रखना है कि जो K1 विटामिन है वो हमें एनिमल और प्लांट से मिलता है, जबकि K2 विटामिन जो है वो हमारे इंटेस्टाइन में मौजूद होता है और इसकी मतलब जो हम डाइट लेते हैं उसमें मौजूद होता है, और ये अब्सॉर्ब कौन करता है? जो बैक्टीरियल फ्लोरा मौजूद है हमारी इंटेस्टाइन के अंदर। फ्लोरा हम उस बैक्टीरिया को कहते हैं जो कि नॉर्मली हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करता है और हमारी बॉडी को बेनिफिशियल जो है वो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है, उसे हम फ्लोरा कहते हैं, नॉर्मल फ्लोरा। ये माइक्रोबायोलॉजिकल टर्म है तो समझ लें कि सिंपल नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा वो बैक्टीरिया जो कि इंटेस्टाइन के अंदर नॉर्मली रिजाइड करते हैं और हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। क्लियर? इनका काम क्या होता है कि विटामिन के की अब्जॉर्प्शन करना फ्रॉम फूड। क्लियर? ओके, so after this now let us discuss that what happen if there is a vitamin K deficiency। पहले देख लेते हैं कि विटामिन के जो है वो डेफिशिएंट किस किस केस में हो सकता है। पहली बात कि विटामिन के की डेफिशिएंसी बड़ी रेयर होती है, लेकिन किस किस केस में हो सकती है? न्यू बॉर्न्स में, क्योंकि जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है उसमें अभी नॉर्मली इंटेस्टाइन के अंदर वो फ्लोरा, वो बैक्टीरिया अभी ग्रो नहीं किए होते कि जिन्होंने विटामिन के की अब्जॉर्प्शन में हेल्प करनी होती है। सो दैट्स व्हाई उनके अंदर विटामिन के की कमी होती है। आपने शायद ये कभी नोटिस किया हो कि जो न्यूली बॉर्न बेबी है उसे विटामिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। दैट इज द रीजन कि क्योंकि उनके अंदर नॉर्मल फ्लोरा मौजूद नहीं होता, वो नॉर्मली विटामिन के को अब्सॉर्ब नहीं कर पाते, और विटामिन के अब्सॉर्बिंग जो बैक्टीरियाज होते हैं वो भी चूंकि उनके अंदर डेवलप नहीं किए होते, तो हम उन्हें एक्सटर्नल विटामिन के इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस देते हैं। क्लियर? और दूसरी चीज जिसके नतीजे में विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है, दैट इज द यूज ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। दैट इज द मेजर कंसर्न ऑफ द टुडेज मेडिसिन। आज आप छोटा सा मसला हो जाए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, द मोस्ट फेमस इज द ऑगमेंटिन, कुछ भी मसला हो जाए डॉक्टर आपको पहले नंबर पे ऑगमेंटिन लिख के दे देता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली एंटीबायोटिक जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, वो हर बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। अल्टीमेटली जो आपके इंटेस्टाइन के अंदर नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया था जो आपके लिए बेनिफिशियल था उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा। जब वो विटामिन के अब्सॉर्बिंग बैक्टीरिया ही नहीं रहेगा, नॉर्मल फ्लोरा ही खत्म हो जाएगा, तो आपकी विटामिन के अब्सॉर्प्शन नहीं होगी और विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो वो फैक्टर जो विटामिन के डिपेंडेंट थे, यानी 2 के साथ 9 और 10, फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10, वो एक्टिवेट नहीं होंगे। क्लॉटिंग कैस्केड जो है वो प्रॉपर एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, प्रॉपर क्लॉटिंग कैस्केड नहीं चलेगा और अल्टीमेटली आपकी क्लॉटिंग नहीं होगी। ऐसे पेशेंट को अगर माइनर सा कट भी लग जाएगा तो वो इतना लीथल हो सकता है कि इट कैन लीड टुवर्ड द डेथ, इट कैन बी अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। क्लियर? सो दैट इज व्हाई विटामिन के अगर नॉर्मली बॉडी में प्रोड्यूस ना हो रहा हो तो वी हैव टू गिव इन द फॉर्म ऑफ इंट्रावेनस इंजेक्शंस। क्लियर? ओके, after the discussion, no, let's move toward the steps of the coagulation। हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि coagulation में क्या होता है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कैस्केड चलेगा एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे का, जिसमें 12 क्लॉटिंग फैक्टर बेसिकली इन्वॉल्व होंगे और वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाएंगे। जब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन जाएगा तो वो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करके थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देंगे, और थ्रोम्बिन जो है वो फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करके जो है वो एक ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। सो ये 3 स्टेप्स में हमारी बेसिकली सेकेंडरी कोएगुलेशन या सेकेंडरी जो है हीमोस्टेसिस होती है, जिसमें सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाया जाता है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। सबसे पहले हम प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाएंगे बाय एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे। नेक्स्ट हम प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को यूज करके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेंगे। थ्रोम्बिन जो है वो फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करके एक मैशअप बना देगा जिसको हम ब्लड क्लॉट कहते हैं। क्लियर? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दीज थिंग्स जिसको हम घंटे से डिस्कस किए जा रहे हैं कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर किस तरह बनता है, ये एक्टिवेशन किस तरह करता है प्रोथ्रोम्बिन की। लेट अस डिस्कस। अब जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है याद रखिएगा 2 पाथवे से बनता है, वन इज एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड सेकंड वन इज इंट्रिंसिक पाथवे। किन कंडीशन में एक्सट्रिंसिक पाथवे चलता है, किन कंडीशन में इंट्रिंसिक पाथवे, हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ लेक्चर। एंड दिस इज अ वेरी हाई यील्ड कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहीं से सिनेरियो बनते हैं और आपसे सवाल पूछा जाता है, बताएं जी इस कंडीशन में एक्सट्रिंसिक पाथवे के जरिए प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा कि इंट्रिंसिक पाथवे के जरिए बनेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे, अब इसे याद करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट दिस।
एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है कि जो ही कोई टिश्यू ट्रॉमा होता है, वेस्कुलर इंजरी होती है, अल्टीमेटली एक फैक्टर रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड टिश्यू फैक्टर। क्लियर? दैट इज कॉल्ड टिश्यू फैक्टर। क्लियर? अब ये टिश्यू फैक्टर क्या करता है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन में जो फैक्टर 7 मौजूद होता है उसे एक्टिवेट करता है। क्लियर? टिश्यू ट्रॉमा हुआ जिससे टिश्यू फैक्टर रिलीज हुआ, टिश्यू फैक्टर ने जाके 3 काम करने हैं। क्लियर? याद रखिएगा टिश्यू फैक्टर ने 3 काम करने होते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं कौन से 3 काम करने होते हैं। नंबर 1, इसने फैक्टर 7 को एक्टिवेट करना होता है और क्या बनाना होता है, एक्टिवेटेड 7 फैक्टर। बेसिकली टिश्यू ट्रॉमा हुआ, वहां से टिश्यू फैक्टर रिलीज हुआ, इसने 7 को एक्टिवेट कर दिया, यानी 7 को एक्टिवेटेड 7 में कन्वर्ट कर दिया, पहला काम। दूसरा काम क्या करना होता है कि इसने फैक्टर 10 को एक्टिवेट करना होता है और एक्टिवेटेड फैक्टर 10 बनाना होता है। 2 काम डिस्कस कर लिए। तीसरा काम क्या होता है कि इसी ने ही एक्टिवेटेड 10 को प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में कन्वर्ट करना होता है, एंड दैट वाज आवर मेन गोल बाय द एक्सट्रिंसिक पाथवे कि हम जो है वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना लें। क्लियर? हम प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना लें, दैट वाज आवर मेन गोल बाय द एक्सट्रिंसिक पाथवे। और सिंपली क्या हुआ, टिश्यू ट्रॉमा हुआ जिसने रिलीज किया टिश्यू फैक्टर। अब टिश्यू फैक्टर क्या काम करता है, 3 काम करता है। फैक्टर 7 और फैक्टर 10 को जो है वो एक्टिवेट करता है और एक्टिवेटेड फैक्टर 10 से थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर भी बनाता है। क्लियर? सो आप ये तीनों एरोज पे फोकस करें कि एक तरफ टिश्यू फैक्टर जो है वो 7 को जो है वो एक्टिवेट करके एक्टिवेटेड 7 बना रहा है, दूसरी तरफ यही जो है वो 10 को एक्टिवेटेड 10 में भी कन्वर्ट कर रहा है, और तीसरी तरफ यही जो है, आपको ये एरो नजर आ रहा है कि यही जो है वो बेसिकली एक्टिवेटेड 10 को प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में भी कन्वर्ट कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है, जो हमने 7 को एक्टिवेट किया था वो किस लिए एक्टिवेट किया था? याद रखिए ये एक एडिशनल हेल्प करता है टिश्यू फैक्टर की कि वो 10 को एक्टिवेटेड 10 में कन्वर्ट करे। सो टिश्यू फैक्टर अपना ही एक हेल्पर प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं फैक्टर 7। क्लियर? सो अगेन डिस्कस करते हैं, टिश्यू ट्रॉमा हुआ जिसने रिलीज किया टिश्यू फैक्टर। टिश्यू फैक्टर ने मेन काम जो है वो 10 को एक्टिवेट करना था, लेकिन उस मेन काम के लिए उसने अपने लिए अपना एक हेल्पर प्रोड्यूस कर लिया जिसका नाम था एक्टिवेटेड 7। वो फैक्टर घूम रहा था, 7 वाला फैक्टर घूम रहा था ब्लड सर्कुलेशन में, उसने उसको एक्टिवेट किया कि भाई आओ मेरी हेल्प करो। ये जस्ट ऐसे ही है कि फॉर एग्जांपल आपका एक दोस्त है जो कि फॉर एग्जांपल आपको कोई असाइनमेंट मिली है, कोई काम मिला हुआ है, लेकिन आप टाइमली उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। आपका असल काम था कि आपने 10 को एक्टिवेट करना था, लेकिन आपने कहा कि मैं अकेला अगर इसको एक्टिवेट करता रहा तो इट विल टेक टू मच टाइम। सो ये क्या करेगा, आप अपने दोस्त जिसका नाम 7 है, आप अपने 7 रोल नंबर वाले दोस्त को कहते हैं कि भाई उठ जाओ, जाग जाओ, मैं तुम्हें एक्टिवेट कर रहा हूं, तुम एक्टिवेट होके मेरी हेल्प करो और 10 को एक्टिवेट करने में मेरी हेल्प करो, आओ मेरी हेल्प करो। तो बिल्कुल इसी तरीके से टिश्यू फैक्टर ने असल काम तो 10 को एक्टिवेट करना था फैक्टर एक्टिवेटेड 10 के अंदर, और फिर एक्टिवेटेड 10 को कन्वर्ट करना था प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के अंदर। तो इसने रस्ते में क्या किया, 7 वाले फैक्टर की हेल्प की उसको एक्टिवेट होने में, और जब 7 वाला एक्टिवेट हुआ तो उसने इसी टिश्यू फैक्टर की हेल्प की कि ठीक है भाई मैं तुम्हारा 10 को एक्टिवेटेड 10 में कन्वर्ट करने में हेल्प कर दूंगा। क्लियर? गॉट इट? अच्छा जी, अब एक्टिवेटेड 10 जो है इसको कौन एक्टिवेट करेगा, मतलब ये किस तरह कन्वर्ट होगा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में? टिश्यू फैक्टर की मदद से। क्लियर? अच्छा जी, अब ये तो था असल में काम। अब टिश्यू फैक्टर की हेल्प करने 2 लोग और भी आते हैं। नंबर 1 इज टिश्यू फैक्टर क्लॉटिंग फैक्टर 5 एंड क्लॉटिंग फैक्टर 4। तो जो 4 और 5 हैं बेसिकली कैल्शियम और क्लॉटिंग फैक्टर 5, ये भी हेल्प करते हैं एक्टिवेटेड 10 को प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में कन्वर्ट होने के लिए। Clear? You have to memorize this. This is something which is very much important कि हमने किस तरीके से याद करना है। क्लियर? सो मेन गोल जो है इस पूरी गेम में वो हमने 10 को एक्टिवेट करना होता है, और उसके लिए हम पहले टिश्यू फैक्टर को एक्टिवेट करा के उससे ही हेल्प लेते हैं। टिश्यू फैक्टर जो है वो अपनी हेल्प के लिए 7 को भी एक्टिवेट कराता है, 7 को एक्टिवेटेड 7 में कन्वर्ट करता है।
अल्टीमेटली 10 वाला जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, और वंस इट इज एक्टिवेटेड it form prothrombin activator along with the help of the tissue factor, calcium and factor 5. Clear? This is too much important. अब ये अगली जो बात है ये नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से फिर हम प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने हैं। इससे अभी आप जो है वो थोड़ी देर के लिए स्किप करें। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड्स में इसको डिस्कस करेंगे। ये तो था एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब आते हैं इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पाथवे, दैट इज इंट्रिंसिक पाथवे। अच्छा, इसको याद करने का बड़ा आसान सा तरीका है कि 10 से आगे तो वही सब कुछ होगा जो हमने एक्सट्रिंसिक पाथवे में पढ़ा है। देखें, पहले आप इसको नोट कर लें, फिर हम ऊपर जाएंगे। जो 10 है ये क्या है, एक्टिवेटेड 10 के अंदर कन्वर्ट हुआ, और एक्टिवेटेड 10 फिर फाइनली प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में कन्वर्ट हुआ अलोंग विद द हेल्प ऑफ द कैल्शियम फैक्टर 5। क्लियर? कैल्शियम की मदद से और फैक्टर 5 की मदद से एक्टिवेटेड 10 फाइनली प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा। लेकिन इंट्रिंसिक पाथवे में फैक्टर 10 को एक्टिवेट करने के लिए कोई टिश्यू फैक्टर नहीं आता। ये प्रॉब्लम होता है यहाँ चूंकि टिश्यू फैक्टर नहीं होता तो अल्टीमेटली फिर हमें एक लंबा चौड़ा मैकेनिज्म चला के जो है वो ये काम करना होता है। अब इसको किस तरह आप याद कर सकते हैं, आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में फैक्टर लिखने शुरू कर देने हैं। फैक्टर 12, फैक्टर 11 एंड फैक्टर 10 तो हमारा मेन काम था वो नीचे चला गया, तो हम फिर नेक्स्ट फैक्टर 9 पे मूव कर जाएंगे, नेक्स्ट फैक्टर 8 पे मूव कर जाएंगे। सो सबको हम बेसिकली एक्टिवेट करते जाएंगे। क्लियर? अच्छा, यहां क्या होता है कि कोई ब्लड ट्रॉमा हुआ या फिर कोलेजन के साथ कांटेक्ट हुआ हमारे जो है इनएक्टिवेटिंग फैक्टर्स का, तो अल्टीमेटली सबसे पहले फैक्टर 12 जो है वो एक्टिवेट होके एक्टिवेटेड 12 में कन्वर्ट होगा। क्लियर? हमने उल्टी गिनती स्टार्ट करनी है, 12 से शुरू होना है, फिर 11 पे जाना है, फिर 9 पे जाना है, फिर 8 पे जाना है, फिर फाइनली हम 10 को एक्टिवेट कर पाएंगे। क्लियर? सो इस तरीके से आप इसको याद करें। एक ट्रिक ही है इसको याद करने की कि आप उल्टी गिनती स्टार्ट कर दें, 12 से शुरू हो और 9 तक पहुंचे, सॉरी 8 तक पहुंचे, और 10 को एंड पे लिखें, क्योंकि मेन काम तो हमने 10 को एक्टिवेट करना है, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले एक्टिवेटेड 8 की जरूरत है। और वो एक्टिवेट 8 किस तरीके से होगा, पहले हमें वो पापड़ बेलने पड़ेंगे कि भाई 8 को किस तरीके से एक्टिवेट करें। अब यहाँ टिश्यू फैक्टर तो है नहीं, तो टिश्यू फैक्टर का अल्टरनेटिव जो है वो हमारे पास 8 है, उसको एक्टिवेट करने के लिए हमने जो है वो क्या किया, ये सारे पापड़ बेले। क्लियर? ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, वैसे फैक्टर 8 जो है अगर आपको याद हो तो इसका क्या नाम था, इसी को ही हम टिश्यू फैक्टर कहते थे। सो इसमें चूंकि डायरेक्ट टिश्यू फैक्टर मौजूद नहीं होता, एक्टिवेटेड नहीं होता, सो अल्टीमेटली हम एक लंबे तरीके से 8 को यानी टिश्यू फैक्टर को एक्टिवेट करते हैं। सो मामला वही है कि हमने टिश्यू फैक्टर को पहले कहीं ना कहीं से लाना है, यानी फैक्टर 8 का ही नाम टिश्यू फैक्टर था, हमने इसको कहीं ना कहीं से लेके आना है ताकि जो है वो हम इस सारे प्रोसेस को स्टार्ट कर सकें। ओके, सो सबसे पहले जो ही ब्लड ट्रॉमा हुआ इसने 12 को एक्टिवेट किया, 12 वाले ने 11 को एक्टिवेट किया, 11 वाले ने 9 को एक्टिवेट किया। क्लियर? लेकिन इनकी हेल्प करने के लिए कोई एडिशनल लोग भी थे, यानी जब 11 को हमने एक्टिवेट करना था, एक तो 12 ने हेल्प की, एक्टिवेटेड 12 ने हेल्प की, साथ में कुछ हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजेन और प्रीकैल्करिन। क्लियर? ये कुछ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं, ये भी प्रोटीन्स फॉर्म में होते हैं, हमारी ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। तो अल्टीमेटली हमें हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजिन, जिसकी एक एग्जांपल प्रीकैल्करिन है, उसकी जरूरत होती है, और ये हेल्प करता है एक्टिवेटेड 12 की कि वो 11 को एक्टिवेट कर सके। क्लियर? अब 11 जो है उसने एक्टिवेट करना है 9 को। अब 9 की एक्टिवेशन के लिए हमें एक तो 11 ने हेल्प की, साथ ही साथ कैल्शियम ने भी हेल्प की। क्लियर? कैल्शियम ने भी हेल्प की हमें एक्टिवेट करने में 9 को। क्लियर? जब 9 एक्टिवेट हो गया तो अल्टीमेटली फिर इसने 8 वाले को एक्टिवेट किया, और यहाँ जो है वो थ्रोम्बिन भी थोड़ी बहुत हेल्प करता है। और ये थ्रोम्बिन कहाँ से आ रहा होता है, यहाँ नीचे से, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे ये थ्रोम्बिन कहाँ से आया। एक्चुअली हम प्रोथ्रोम्बिन को ही थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं। That is why blood clotting is also called as a positive cascade, क्योंकि ये जो थ्रोम्बिन एंड पे प्रोड्यूस हुआ है ये मजीद इस प्रोसेस को एक्टिवेट कर रहा है, मजीद ये थ्रोम्बिन ऊपर जाके सारा पंगा ले रहा है। सो दैट इज व्हाई इसको पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। बहरहाल इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया है, लेट्स रिवाइज इट अगेन कि 12 को एक्टिवेट किया,
फिर हमने 11 को एक्टिवेट किया, फिर 9 को एक्टिवेट किया, फिर 8 को एक्टिवेट किया। 12 को एक्टिवेट करने के लिए ब्लड ट्रॉमा या कांटेक्ट विद द कोलेजन जरूरी था। 11 को एक्टिवेट करने के लिए 12 का एक्टिवेट होना और साथ में हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजिन का होना जरूरी था। 9 को एक्टिवेट करने के लिए हमें एक्टिवेटेड 11 की जरूरत थी, साथ ही साथ कैल्शियम की जरूरत थी, और 8 को एक्टिवेट करने के लिए हमें थ्रोम्बिन की जरूरत थी। Once the activated 8 is being formed, it will help in the activation of the factor 10. फैक्टर 10 एक्टिवेट हो गया, आगे वही सब कुछ है कि अल्टीमेटली फैक्टर 5 और कैल्शियम की मदद से हम फैक्टर 10 को प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में कन्वर्ट कर लेंगे। So this is a very high yield. You have to memorize this, you have to cram it, but ultimately you have to learn it by one way or another way, by hook or by crook, because this is the favorite question of your examiners. I have make some sense, I hope so. आपको ये समझ आया होगा। एक स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म है जिसको आपने याद करना है। You can make your own mnemonics, but I just make a mnemonic. एक्सट्रिंसिक पाथ तो आसान सा है कि टिश्यू फैक्टर की मदद से हम 10 को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन वो अपनी हेल्प के लिए 7 वाले को बुलाता है, 7 वाला एक्टिवेट होता है, अल्टीमेटली उसकी हेल्प करता है। क्लियर? जब एक्टिवेट हो जाता है 10, तो 10 को हम कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सेम टिश्यू फैक्टर, यानी फैक्टर 8 की मदद से हम इसको दोबारा कन्वर्ट कर देते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में। और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट को एक्टिवेट करने के लिए हम बेसिकली जो है वो फैक्टर 5 और फैक्टर 4 यानी कैल्शियम और फैक्टर 5 की भी हेल्प लेते हैं। क्लियर? एक्सक्यूज मी। एंड नेक्स्ट देयर इज अ डिस्कशन कि वंस द एक्सट्रिंसिक पाथवे इज डन, अब हमने इंट्रिंसिक पाथवे को याद करना है, तो हम उल्टी गिनती स्टार्ट करेंगे। पहले 12 को एक्टिवेट करेंगे, फिर 11 को एक्टिवेट करेंगे, फिर 9 को करेंगे, फिर 8 को करेंगे। व्हाई वी हैव स्किप 10? क्योंकि 10 को एक्टिवेट करने के लिए तो ये सारे पापड़ बेल रहे हैं। सो 12 को एक्टिवेट किया, एक्टिवेटेड 12 बन गया हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजिन की मदद से, और 12 की मदद से हमने 11 को एक्टिवेट किया। 11 और कैल्शियम की मदद से हमने 9 को एक्टिवेट किया। 9 और थ्रोम्बिन की मदद से हमने 8 को एक्टिवेट किया, और 10 जो है फिर फाइनली इसी टिश्यू फैक्टर की मौजूदगी में, जिसको फैक्टर 8 भी कहते हैं, उसकी मौजूदगी में एक्टिवेट हो गया। और जब 10 एक्टिवेट हो गया तो वहां से हमने प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना लिया विद द हेल्प ऑफ द सेम कैल्शियम एंड यानी फैक्टर 4 और फैक्टर 5, कैल्शियम और 5 की मदद से हमने प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना लिया। सो हमने पहला स्टेप जो है वो क्लॉटिंग का जो है कोएगुलेशन का डिस्कस कर लिया कि किस तरह एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे काम करके फाइनल प्रोडक्ट प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाते हैं। गॉट इट? अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपने अगले दो स्टेप्स को कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया तो अब हम क्या करेंगे। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है वो प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में। नेम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। यानी प्रो किसे कहते हैं? जो भी प्रो फॉर्म होती है, अभी प्रॉपर एक्टिवेटेड फॉर्म नहीं होती। प्रो ड्रग भी आपने सुना होगा, प्रो कोलेजन भी सुना होगा बायोकेमिस्ट्री के अंदर, फिर उसको हम कोलेजन में कन्वर्ट करते हैं। यानी इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द थ्रोम्बिन, जो प्रोथ्रोम्बिन है, उसे हम एक्टिवेट करते हैं और थ्रोम्बिन बनाते हैं। और इसके लिए किसकी जरूरत होती है? कैल्शियम की और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर हमने एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे से बनाया, और कैल्शियम जो है वो वैसे ही क्लॉटिंग 4 जो फैक्टर मौजूद था हमारी ब्लड सर्कुलेशन में, उसको यूज किया। क्लियर? वंस थ्रोम्बिन इज एक्टिवेटेड, क्लियर, ये क्या करता है? फिब्रिनोजिन को कन्वर्ट करता है फिब्रिन मोनोमर में, और अगेन कैल्शियम को यूज करके हम फिब्रिन के पॉलीमर्स बनाते हैं, यानी फिब्रिन फाइबर्स बनाते हैं। अभी जो थ्रोम्बिन है ये एक्चुअली फिब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर को भी जो है वो एक्टिवेट करता है, और वो फिब्रिन फाइबर से ब्लड क्लॉट बना देते हैं। क्लियर? सो फाइनली हमारे पास क्लॉट बन गया जिसकी हमें जरूरत थी। क्लियर? सो पहले हमने एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाया। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर और कैल्शियम की मदद से हमने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया, और थ्रोम्बिन जो है वो फिब्रिनोजिन को फिब्रिन मोनोमर में कन्वर्ट करेगा, और फिर अगेन कैल्शियम की मदद से फिब्रिन फाइबर्स हम बनाएंगे और उससे क्लॉट बन जाएगा। अब आपको थोड़ा सा आसान कर देता हूं, एक और ट्रिक याद रखें। जो पहले दो स्टेप हैं इंट्रिंसिक पाथवे के, उसके अलावा हर स्टेप में कैल्शियम आपने घुसेड़ देना है।
हर स्टेप में आपने कैल्शियम लगा देना है, ठीक है। ये आपको अगर भूल जाए, एक ट्रिक है याद करने की कि देखिए पहले दो स्टेप में, यानी ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, इसमें कैल्शियम नहीं था, यहाँ भी कैल्शियम है, यहाँ भी कैल्शियम है, यहाँ भी कैल्शियम है, यहाँ भी कैल्शियम है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो फिब्रिन फाइबर्स बनाने में भी कैल्शियम है। तो हर जगह कैल्शियम 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 जो है वो हो गई है। सिर्फ बाकी अब आप आसान रह जाएगा कि आपने पहले स्टेप में जो है वो आपने हाई को जो है वो ब्लड ट्रॉमा की जरूरत थी, दूसरे स्टेप में आपको हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजिन की जरूरत थी, बाकी हर जगह कैल्शियम 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 की जरूरत है। सो दिस इज द इजी वे, इजी ट्रिक टू मेमोराइज द इंट्रिंसिक पाथवे। क्लियर? एक्सट्रिंसिक पाथवे तो वैसे ही आसान है। क्लियर? सो ये हमने फाइनली क्लॉट बना लिया है। Okay, जी. So once we have discussed, now let us discuss the importance of the calcium. हम डिस्कस कर चुके हैं कि पहले दो स्टेप ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे को छोड़ के कैल्शियम आयन हर स्टेप की प्रोमोशन और एक्टिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो अगर कैल्शियम आयन एब्सेंट होगा तो ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर्ली अकर नहीं हो पाएगी। दैट्स व्हाई कि हाइपोकैल्सीमिया का पेशेंट अगर उसे कोई कट लग जाए तो क्लॉट नहीं बनता और अल्टीमेटली बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, दैट कैन लीड इवन टुवर्ड्स द डेथ अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए। ओके जी, नो दिस इज अ वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि अब आपको कैसे पता चलेगा आपने एक्सट्रिंसिक पाथवे याद कर लिया, इंट्रिंसिक याद कर लिया, अब आपको पेपर में कैसे पता चलेगा कि भाई हमने एक्सट्रिंसिक लिखना है कि इंट्रिंसिक लिखना है। सो दिस इज द बेसिक सिनेरियो बेस्ड अप्रोच, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं में से कोई एक सिनेरियो आपको जो है वो देखने को मिलता है। अच्छा, अब एक बेसिक आइडिया देता हूं। क्लियर? कि whenever the blood will come in contact with the collagen or any glass tube, अगेन कह रहा हूं whenever the blood will, ये मैं बात बहुत इंपॉर्टेंटली कह रहा हूं, अगर ये आप ये बात ना समझी तो पूरा लेक्चर समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सवाल ही नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। याद रखिए, जब कभी ब्लड कम इन कांटेक्ट विद अ ग्लास ट्यूब और एनी अदर सरफेस, किसी सरफेस के साथ जब वो कांटेक्ट में आएगा तो दैट विल लीड टुवर्ड द इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे, रट्टा मार लें इस लाइन को, इसको पल्ले से बांध लें कि जब कभी किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएगा, किसी ग्लास के साथ, किसी भी सरफेस के साथ, मट्टी के साथ, दीवार के साथ, स्लाइड के साथ, किसी भी चीज के साथ जब कांटेक्ट में आएगा तो अल्टीमेटली दैट विल कॉज इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेशन, जहां से हम प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाएंगे और आगे काम वही होगा कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेंगे और थ्रोम्बिन को फिर हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू मतलब थ्रोम्बिन की मदद से हम फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करके फिब्रिन थ्रेड्स बना के क्लॉट बना देंगे। क्लियर? ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अलावा दूसरी जगह जहां इंट्रिंसिक पाथवे चलेगा दैट विल बी इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग, कि अगर ब्लड वेजल के अंदर कोई क्लॉट बन रहा है, जो कि एक मतलब यूं समझ लें एक पैथोलॉजिकल इवेंट होता है कि अगर ब्लड वेजल के अंदर कोई क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाए और टिश्यू इस्कीमिया हो जाए। कॉमन सिनेरियो यही प्रेजेंट करते हैं, कहते हैं कि हमारे पास एक पेशेंट आया जिसको को ब्लड क्लॉट की जो है वो बन गया हुआ है, उसकी ब्लड वेजल्स के अंदर एबनॉर्मेलिटी चल रही है, टिश्यू इस्कीमिया चल रहा है, तो बताएं कौन सा मैकेनिज्म है कि जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ होगा? तो दैट इज इंट्रिंसिक पाथवे। क्लियर? सो इन दो जगहों पे आपका इंट्रिंसिक पाथवे होता है, बाकी आपके जो होते हैं वहां एक्सट्रिंसिक पाथवे चलता है। और जहां बिल्कुल सुपरफिशियल कट होता है, याद रखें वहां कोई पाथवे नहीं चलता, वहां सिंपल प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन ही होती है, उससे आगे मामला चलता ही नहीं है। सो ये इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं फॉर एग्जांपल एक कॉमन सा सिनेरियो जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि मेडिकल स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट इन द फिजियोलॉजी लैबोरेटरी ऑन द ब्लड क्लॉटिंग. He pricked the blood, the finger, and got some blood in the test tube. After a few time, the blood in the test tube was clotted. What was the mechanism by which the blood has been clotted? तो आपने शुरू वहीं से करना है, सारा कोएगुलेशन पाथवे लिखना है, सबसे पहले आपने प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ही करना है, लेकिन किस मैकेनिज्म के जरिए करना है? इंट्रिंसिक के साथ, क्योंकि इट हैज कम टू द कांटेक्ट विद सम सरफेस, वो ग्लास ट्यूब के साथ है। और कॉमनली आपसे यही सवाल पूछा जाता है कि भाई एक बंदा है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसने ब्लड इकट्ठा किया है, उसने स्लाइड पे रखा है, मतलब स्लाइड पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है या उस टेस्ट ट्यूब के अंदर कर रहा है, दोनों केसेस में वो कम इन कांटेक्ट विद द ग्लास ट्यूब। तो आपने क्या याद रखना है कि अब ग्लास ट्यूब के साथ कांटेक्ट में है तो होगा क्या जी?
सिंपली प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेशन होगी, वो किस मैकेनिज्म के जरिए होगी, इंट्रिंसिक। आगे आपने वो सेम लिखना है कि प्रोथ्रोम्बिन जो है वो एक्टिवेट होकर थ्रोम्बिन बनाएगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर और कैल्शियम की मदद से, और देन फिर इस थ्रोम्बिन जो हमने बनाया है इसकी मदद से हम फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेंगे अलोंग विद द हेल्प ऑफ द कैल्शियम, और फिर हम उस फिब्रिन मोनोमर्स को फिब्रिन थ्रेड्स में कन्वर्ट करेंगे और ब्लड क्लॉट बन जाएगा। सो इस तरह आपका ये सवाल पूरा होगा। नेक्स्ट आता है जी शेविंग कट। अगर फॉर एग्जांपल कोई शेव कर रहा है तो इसमें कोई किसी सरफेस के साथ ब्लड कांटेक्ट में नहीं आता, सिंपल वो आपकी स्किन के ऊपर, चीक के ऊपर ही गिर रहा है जहां आप शेव कर रहे थे। सो दैट इज व्हाई इट विल कॉज एक्सट्रिंसिक पाथवे। लेकिन यहां अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि ओके कट लगा, अब जो ब्लड उस ब्लेड के ऊपर जमा है वो किस वजह से जमा है, तो तब आपका जवाब होगा इंट्रिंसिक पाथवे। लेकिन अगर आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया कि बताएं ब्लेड के ऊपर जो खून है वो किस मैकेनिज्म के जरिए जमा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो आपसे यही पूछना चाह रहा है कि जो उसकी स्किन का कट लगा है, स्किन अब थोड़ी देर बाद ब्लीड करना रुक गई है, तो कौन सा मैकेनिज्म चला है, तो फिर आपने एक्सट्रिंसिक पाथवे लिखना है। ऐसा बहुत कम होता है कि वो ऐसा स्पेसिफाई कर देता है कि बताएं जी ब्लेड के ऊपर किस वजह से ब्लड जमा है, तो ऐसा बहुत कम होता है। मेन वो आपसे यही पूछना चाह रहा होता है, अगर स्पेसिफाई नहीं किया तो उसका मतलब यही है कि स्किन से जो ब्लड निकल रहा था वो थोड़ी देर बाद रुक क्यों गया है, तो उसका आंसर जो है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे ही है। क्लियर। नेक्स्ट है नाइफ कट। नाइफ से अगेन वही एक्सट्रिंसिक पाथवे। रोड एक्सीडेंट हुआ है, एक्सट्रिंसिक पाथवे से उसकी बॉडी में। हाँ, अगर यहाँ ये सवाल पूछे कि रोड एक्सीडेंट हुआ है और जो ब्लीडिंग हुई थी पेशेंट की या पर्सन की, वो खून जो है वो रोड पे फैल गया था और कुछ देर बाद रोड पे खून जम गया, वो रोड पे खून क्यों जमा, इंट्रिंसिक पाथवे से। याद रखिएगा, रोड पे खून इंट्रिंसिक पाथवे से जमा, लेकिन उसकी बॉडी में जो खून जमा है जिसने ब्लीडिंग को रोका है, दैट इज एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रावास्कुलर क्लॉटिंग जो होती है, यानी जिसमें हमारा मतलब जानबूझ के कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से क्लॉट बन जाता है जिसकी वजह से इस्कीमिया वगैरह होता है, उसमें आपका इंट्रिंसिक पाथवे चल रहा है लेकिन उसको थोड़ा बहुत एक्सट्रिंसिक पाथवे भी हेल्प करता है। क्लियर। सो उसमें आपने दोनों लिखने होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि 20-year-old patient come to the hematological ward with the severe abnormality of the ischemia. His tissues are not properly perfused and there is a decreased oxygen supply to the tissues because of the formation of the blood clot in the blood vessels and capillaries. What can be the basic reason and the mechanism of the clot formation? तो आपने पहले इंट्रिंसिक पाथवे लिखना है, फिर आपने प्रोथ्रोम्बिन की एक्टिवेशन करानी है और फिब्रिनोजिन को आपने फिब्रिन में कन्वर्ट करके क्लॉट बना देना है। मेन चीज आपका यहीं से सवाल का पता चलेगा कि आप बच्चे को कॉन्सेप्ट है कि नहीं कि यहाँ एक्सट्रिंसिक पाथवे लिखना था इस फ्लो चार्ट में कि इंट्रिंसिक लिखना था। ओके। समटाइम आपसे ये कहा जाता है कि एक पर्सन है वो शेव कर रहा था, उसे माइनर सा कट हुआ है, तो वहां कोई एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक लिखने नहीं बैठ जाना, वहां सिर्फ वेस्कुलर स्पैज्म होगा और उसके साथ साथ प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होगी, यानी सिर्फ प्राइमरी हीमोस्टेसिस होगी, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर। So that was all about for today's lecture in which we discuss about the various scenario based discussion, extrinsic pathway, intrinsic pathway, and in short we have discussed the secondary hemostasis in detail. In the next lecture we'll be discussing about the various disorders of the blood clotting, and along with we also discuss the blood clot retraction and various laboratory terms like prothrombin time, clotting time, coagulation time, that are very much important when it comes to the physiology laboratory, and this is important for your lab investigations as well. We will be discussing about all these things in the next lecture. Till then, keep learning and enjoying physiology.